नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं बिहार के प्रमुख मुद्दों को लेकर के। जैसा आप लोगों ने कहा कि सर एक लेक्चर फसलों पर भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है और सही बात है। जो आपका एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट है और इकोनॉमी का, इसके अलावा बिहार स्पेशल और कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दे, तो कुल मिलाकर के 4-5 सब्जेक्ट यहाँ जाकर के जुड़ता है। इसीलिए 2 से 3 प्रश्न भी यहाँ से हो सकता है और प्रश्न बहुत आसान होता है, बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का होता है, तो उसको देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा फ्रीडम सेल दिया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, जिसकी वैलिडिटी 10 से 14 अगस्त तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो लैंग्वेज इसका हिंदी रहने वाला है मीडियम। मोर देन 70% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत यूपी पीएससी का देखेंगे तो 15,000 और 73वीं बीपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स लेने वाले हैं, 72वीं का तो अभी प्रीलिम्स होने वाला है, तो 73वीं की जो लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 8,999, ऐसे ही एमपीपीएससी और ऐसे ही आरएएस का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट भी है। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर या तो विजिट करके चीज़ों के विषय में जान लीजिए, या आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कॉल करके चीज़ों के विषय में सबसे पहले जान लीजिए। यहाँ पर आपके 4 कोर्स हैं, सभी कोर्स के विषय में अगर जो भी लेना हो, और फिर आपको यहाँ पर नामांकन ले लेना है। ध्यान रखना है, समय की वैधता है 10 से 14 अगस्त तक ही आपको ये ऑफर मिलेगा। तो अब आपको थोड़ी सी तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि समय बेहद कम है। अब चलिए जरा मुद्दे पर लौटते हैं, बिहार की प्रमुख फसलें। अब जब प्रमुख फसलों की बात करेंगे तो आप अगर पीवाईक्यू आपने पलट के देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है और पिछले 15 साल का आपने देखा है, तो आपने एक प्रश्न कई बार देखा होगा। बीपीएससी में भी देखा होगा, अन्य पीसीएस में भी देखा होगा आपने। और वो फसल क्या है? फसल के प्रकार ही पूछे जाते हैं सबसे पहले। तो देखिए, एक खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। ये आपने देखा होगा, अक्सर पूछा जाता है। दूसरी बात पूछा और क्या जाता है कि जैसे खरीफ फसल है, इसमें कौन कौन से प्रमुख फसलें होंगी? तो ये वाला धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन। रबी के समय है तो रबी की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, ये वाला। जायद है तो वह कौन सा होगा? मूंग, उड़द, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, भिंडी। ठीक है। फिर इसमें मतलब एक तो यही पूछा गया कि फसल कौन कौन से, पूछा गया कि प्रमुख फसलें इस समय की कौन कौन सी, समय पूछ लिया गया कि इस फसल की बुआई का समय क्या है ना, कि जून जुलाई के समय खरीफ का होता है, रबी का जानते हैं अक्टूबर नवंबर के समय बुआई होता है, और जायद फसल आप जानते हैं कि ये मार्च अप्रैल के समय बुआई होता है। अब बुआई के बाद एक और प्रश्न बनता है कि फिर कटाई कब होगा, यानी कि कुछ समय के बाद इसकी कटाई की जाएगी। कितने समय इस सीजन को चाहिए? तो खरीफ की अगर देखेंगे तो सितंबर से अक्टूबर तक। अब देखना है कि खरीफ की जब कटाई होगा तो रबी का बुआई होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बीच का जो थोड़ा समय मिलेगा आपको मार्च अप्रैल का, वो जायद होगा। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई हो जाएगी और जून जुलाई में कटाई हो जाएगी। क्लियर है? तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यहां ठीक से इन चीजों को समझ जाते हैं, और फसल का जरूर नाम ध्यान रखिए, लगातार इस पर फसल का नाम पूछा जाता है। 2-4 नाम ध्यान रखना। जैसे कि कई बार मुझे आप में से बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और कहते हैं सर कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि खरीफ में कौन कौन फसल है, रबी में कौन कौन है, जायद में कौन कौन है। ठीक है। अब देखिए, मुख्य एक फसल का नाम याद रख लेना है, उससे मिलता जुलता आप खुद ही समझ जाएंगे। आप ये सोचिए कि उस समय जब ये टाइम पीरियड होगा, क्या क्या आपको मार्केट में खाने को मिलता है, ज्यादा प्रचुर मात्रा में अचानक से बाजार में दिखने लग जाता है, तो आप समझ जाएंगे। अब जैसे कि देखिए, खरीफ के समय आप देखेंगे तो यहां पर अगर देखा जाए तो धान याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फसल ये है धान। ठीक है। अगर आप रबी की बात करेंगे तो गेहूं, जौ, चना, ये सब ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से गेहूं ध्यान रखिए। और जायद में अगर ध्यान रखेंगे तो आप या तो मूंग, उड़द ध्यान रख सकते हैं, या सूरजमुखी ध्यान रख सकते हैं तेल के हिसाब से। अदरवाइज आप तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये वाला समय जो होता है, देखिए मार्च अप्रैल और जून जुलाई, तो ये गर्मी का बिल्कुल जो समय है, उसी समय इस तरह के आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, या सलाद खाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप क्या भोजन यूज करते हैं दैनिक जीवन में, अगर उससे रिलेट करके आप काम करेंगे तो आपको चीजें याद रहेगा। ठीक है। अब चलिए एक एक करके जरा विस्तार से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। चावल के विषय सबसे पहले समझते हैं। अब चावल की बात किया तो बताइए किस समय की फसल होगा, कौन सी फसल है?
खरीफ फसल है ना, धान की बात कर रहे हैं, तो मानसूनी और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा होगा। यह भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। बिहार राज्य में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख फसल होगा चावल। क्यों ऐसा होगा, सोचिए, ये लॉजिक दे सकता है आपको। क्योंकि बिहार में नदियों का जाल है, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। अगर आप उत्तरी बिहार के मैदान में चले जाएं फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि चाहे वो गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला बलान हो, है ना। दक्षिण में सोन नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, कर्मनासा हो गया। फिर ऊपर और चले जाएंगे तो सीमांचल के तरफ आपको महानंदा मिल जाएगी, फिर कोसी के दर्शन हो जाएंगे। और बिहार के बीचों बीचों बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती हुई गंगा नदी तो दिखी जाएगी, जिसे बिहार का जीवनदायिनी कहा गया है। अब जहां इतनी सारी नदियां होंगी, इसके अलावा जून जुलाई और ये जो मानसून का समय है, वर्षा होना ही है, तो इस वजह से क्या होगा, जल की अधिकता होगी। और खरीफ में क्या चाहिए, जल चाहिए। धान की खेती में पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां पर यह प्रमुख फसल के तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसे ध्यान रखिए, दुनिया का वो कोई भी क्षेत्र जहां पर जल की अधिकता देखने को मिले, आपको समझ जाइए नदी वगैरह जहां है वहां पर चावल की फसल जरूर होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगा। अब देखिए, राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग 43 से 46% हिस्से पर इसकी खेती की जाती है, धान की खेती। पानी है तो होगा ही। अब देखना है, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर धान उत्पादन में सबसे अग्रणी जिले हैं। ठीक है, तो ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम ध्यान रखना है। आगे चलें, चावल बोने की विधियां, कई बार मेथड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 प्रकार से बोया जाता है। एक होता है बिखेर कर बोने की विधि। बिखेर कर बोने की विधि समझते हैं, यानी कि चावल के ऐसे बीज हुआ, उसको आप देखते होंगे किसानों को कि ऐसे करके बीज फेंकते रहते हैं और टहलते रहते हैं और खेत में बीज बस फेंकते रहते हैं। तो इस विधि को क्या होता है, पानी पूरा भरा हुआ खेत में, जैसे ऐसे पानी भरा हुआ है। अब खरीफ की फसल है तो जल तो चाहिए ही होगा, चाहिए, तभी इसकी बुआई हो सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं, पानी में एकदम कीचड़ है, निकल रहे हैं और सीधे सीधे फेंक रहे हैं, बो रहे हैं। ठीक है, अब यहां होता है कि फिर इसका प्रयोग कहां किया जाएगा, यह प्रश्न हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि धान के फसल में आप जानते होंगे कि उसकी रुपाई होती है ना, उसको रोपा जाता है, हाथ से एक एक बीज पकड़ के कीचड़ में से, ये कीचड़ है तो कीचड़ में डाला जाता है। अगर गांव घर में रहे होंगे तो आपने देखा होगा। फिर बोया क्यों जाता है, इसको फेंक करके बिखेर क्यों दिया जा रहा है। इसका सीधा संबंध मानव संसाधन से है। श्रमिकों की संख्या कम होगी और किसी क्षेत्र में मिट्टी कम उपजाऊ होता है, उस कंडीशन में ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जरा, इस तरह के अगर लॉजिकल प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो मैंने बताया, रोपाई, यानी कि रोपाई या पौधा लगाकर बोने के विधि, जो पानी में एक एक पौधा ऐसे डाल रहे हैं। अब पानी पहले से है तो इसमें क्या होगा, पहले जो थोड़े से ऐसे समझिए बीज जो होंगे उसको नर्सरी में, जैसे थोड़ा बीज बोया जाए ना, देख रहे हैं यहाँ पर बीज रखा हुआ, ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये पहले से ही थोड़े से बीज नर्सरी में क्या होता है, तैयार किया जाता है। धान बो करके चावल का पौधा तैयार हो गया। अब इसको है तकरीबन कह सकते हैं 4 सप्ताह बाद ले लीजिए, 1 महीना का समय रख लेते हैं, ये पौधा जो है लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, इतना सब। फिर उसको क्या करेंगे, वहां से उखाड़ लाएंगे नर्सरी से, और वहां से फिर दूसरे खेत में ले जाएंगे, जिस खेत में इसको बोना, आप देखिए उखाड़ के लाया है, अब एक एक करके यहाँ किसान बोना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे श्रमिक लगता है, तो इसीलिए बुआई रोपाई वाला जो विधि है वो श्रमिक उसमें चाहिए ही। अब चावल उत्पादन का दुनिया भर में कहीं भी चावल उत्पादन हो रहा हो तो उसमें अगर बोने की विधि की बात करेंगे तो ज्यादातर जगह पर यही रोपाई की विधि आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये रोपाई की विधि ज्यादातर एरिया में देखा जाता है, अधिकांशतः यही अपनाया जाता है और उत्पादन के लिए भी अच्छा माना जाता है। प्रति हेक्टेयर अगर एरिया में देखा जाए उपज, तो इसी में उत्पादकता बढ़ती हुई नजर आती है। तीसरा एक और विधि है जिसको ड्रिल मेथड कहते हैं, हिंदी में छिद्रण विधि। अब छिद्रण विधि का जो प्रयोग है इसको एरिया वाइज समझिए। भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में जब आप चलेंगे, दक्षिण भारत के हिस्से में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जहां पर श्रमिक कम है ये होगा, एक व्यक्ति ड्रिलिंग के द्वारा भूमि में छिद्र करता है, दूसरा व्यक्ति छिद्र में बीज डालते चलता है। अब समझिए, यहां जैसे क्या है कि एक व्यक्ति लिया, इसको 15 सेंटीमीटर के आसपास है, बीज डालता गया, वो बढ़ते जाते हैं, तेजी से लाइन में डालते जाते हैं।
अब अगर छिद्रन वाला विधि आएगा तो क्या होगा कि जैसे कि मान लेते हैं एक प्लॉट है, एक आदमी क्या करेगा, यहाँ छेद करेगा जमीन के नीचे, दूसरा प्लॉट डालेगा, तब तक ये छेद करेगा, फिर इधर, यानी कि एक छिद्र करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, एक धान की रोपाई करता जाएगा, बीज उसमें डालता जाएगा। इसको ड्रिल मेथड कहा जाता है। मामला समझ में आया? अब चलते हैं, ये विधि आपने देख लिया। अगर विधि पूछा जाए कि तीन में कौन कौन है तो बता देना। चावल उत्पादन की आवश्यकता, भौगोलिक दशाएं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, जरा सोच के मुझे बताइए, मत देखिए इसको, लॉजिक लगाइए आप कि अगर मैंने कहा कि पानी की आवश्यकता इस तरह के खरीफ फसल को अधिक है, खासकर के धान को, तो इसमें टेम्परेचर कितना रहना चाहिए इस समय? जाहिर सी बात है, टेम्परेचर की स्थिति अगर देखेंगे तो वह थोड़ा सा उसको सामान्य चाहिए, यानी कि औसतन तापमान जो है 20 से 25 डिग्री के आसपास। बोते समय 18 से 21 डिग्री से टेम्परेचर देखिए, पकते समय 24 से 27, और पकते समय तेज धूप की भी आवश्यकता है इसमें, धूप आएगा तभी तो पकेगी ना, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा, 45 डिग्री पर नहीं भागना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इतना हुआ, पानी की आवश्यकता है, देखिए प्रकृति में कितना सब कुछ एकदम फिक्स है। 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो जल की उपलब्धता होगा ही नहीं, फिर अगर जल नहीं हुआ तो यहाँ कहाँ से इतने बोए जाएंगे, किसान सिंचाई करते करते परेशान हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ध्यान रखना है कि ये तरीका आपको टेम्परेचर में ध्यान रखना पड़ेगा। वर्षा, अब वर्षा की बात करेंगे, जल बहुत ही आवश्यक है, इसकी कृषि अधिक वर्षा वाले प्रदेशों और मानसूनी प्रदेशों में होगा। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि समय क्या होगा, जब मानसून का समय है, वर्षा ऋतु है तब होगा। और वर्षा ऋतु भी कितना, 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा। क्या मतलब हुआ इसका, ये जब हम आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना मानसून वगैरह, तो इसके कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि मानसून अच्छा हुआ होना चाहिए। अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुआ तो किसान को सिंचाई करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा सिंचाई करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि लागत मूल्य बढ़ जाएगा कृषि का, और किसान नुकसान में चले जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब चलिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी की बात करेंगे तो डेल्टाई और बाढ़ प्रदेशों की मिट्टी बहुत उपयोग होगी, क्योंकि बाढ़ प्रदेश है तो जहां नदी होगा बाढ़ आएगा, जलोढ़ मिट्टी वगैरह लाएगा, उपजाऊ वही होगा। कांप और चीका प्रधान दोमट मिट्टियां जो है वह बहुत अनुकूल होता है, पानी को धारण किए रखने की क्षमता उसमें निश्चित तौर पर अधिक होगा, और इसमें जल चाहिए, समतल भूमि चाहिए, क्योंकि उसमें सही से अनाज लग सके। पानी निकालने और भरने के लिए उपयुक्त ढाल का भी होना आवश्यक है। अब जरा चलते हैं रबी पर। मुख्य फसल कौन सा है, बताया था मैंने, गेहूं। सबसे अधिक क्षेत्रफल की भूमि पर उत्पन्न किया जाने वाला खाद्यान्न है पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं। चावल के बाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी फसल है। चावल तो तकरीबन आपको 43-44% पर देखने को मिला, यही हाल तकरीबन आपको इससे थोड़ा कम आपको गेहूं देखने को मिलेगा। रोहतास, सिवान और भोजपुर प्रमुख उत्पादक है, ये ध्यान रखना है। यही ज्यादा पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। भौगोलिक दशा क्या होगी, जलवायु समशीतोष्ण कटिबंध पौधा, उपोष्ण जलवायु प्रदेश, और शीतकाल में। ठंडी जलवायु के प्रदेशों में गेहूं की फसल कहां पर होगा, बसंत ऋतु में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब किस तरह का वहां पर कह सकते हैं कि स्थिति है जलवायु का, उसके आधार पर आपको ऋतु तय करना पड़ेगा। तापमान क्या होगा, क्या कहा जा रहा है, शीतकाल। क्या टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री के आसपास। ठीक है, फसल के उगते समय टेम्परेचर 10 से 16 डिग्री सेल्सियस। यहां पर अगर पकते समय देखेंगे तो मेघ रहित 20 डिग्री टेम्परेचर। सौर प्रकाश की उपलब्धता में 90 दिनों तक कम से कम ये फसल रहता है। अब चलिए, वर्षा, वार्षिक वर्षा औसतन 60 से 80 सेंटीमीटर। वर्षा की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या होगा, अगर अधिक वर्षा हुआ तो हानिकारक, क्योंकि 100 डिग्री से ऊपर वर्षा हुआ तो धान की फसल के लिए चाहिए ना 100 सेंटीमीटर से। यहां 80 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, अगर यहां होता है तो यह हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि इसको जल की ज्यादा जरूरत नहीं है। कभी सूखा उखा पड़ गया तो थोड़ा सा सिंचाई हो जाता है। वर्षा और बादल जो है हानिकारक होगा। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता, दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी सबसे बेहतर होगा। काली और अधिक भूरी मिट्टी जो स्टेपिल्स और प्रियरीज प्रदेशों में पाई जाती है गेहूं के लिए, यह बहुत अच्छा माना जाता है, उपजाऊ होता है, उत्पादकता बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, और गेहूं में अगर नाइट्रोजन की मात्रा है, मतलब उसमें अगर ऐसे गेहूं के फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो जिस भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगा वह निश्चित तौर पर गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगा।
अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, एक मक्का, ये भी देख लेते हैं। गेहूं और चावल के बाद खाद्यान्न में बिहार में अगर देखेंगे तो मक्का की खेती सबसे ज्यादा। बिहार भारत में अग्रणी मक्का उत्पादक राज्यों में से एक है। रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है। ये मक्का की अगर देखेंगे, खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, तीनों डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखिएगा। हर जगह मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताया है, वो नहीं भूलना है। उत्पादन की भौगोलिक दशा, जलवायु पर जरा ध्यान दीजिए। ग्रीष्म काल की अगर बात करेंगे तो 21 से 27, वही धान वाले स्थिति पर देके चलिए। रात का तापमान 14 डिग्री से कम नहीं सेल्सियस से। फसल के बढ़ने और पकने के लिए कम से कम 140 दिनों का पाला रहित समय होता है। पाला पड़ना समझते हैं ना, मतलब एक तरह से बहुत ओस वगैरह होना शुरू हो जाता है या बर्फबारी टाइप का, तो पूरा फसल ये खराब हो जाता है। फसल के पकते समय धूप भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। वर्षा अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वर्षा जो है 60 से 120 के बीच, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। फसल के उगते समय बारंबार हल्की बौछार का होना आवश्यक। यदि हल्की वर्षा ना मिल सके तो किसान को सिंचाई कराना होगा, और गर्म और आर्द्र जलवायु के प्रदेश में यह बेहतर होता है। अब इसके लिए मिट्टी देखेंगे, कांप अथवा गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होगा। इसकी कृषि कम उपजाऊ वाले भूमि में हो जाती है और आर्द्रता और खाद आवश्यक होगा, इसीलिए यही गुण के वजह से ये बहुत ज्यादा उपजाऊ इसमें होता है। समतल धरातल होना चाहिए, जल निकास की पर्याप्त सुविधा, जल लग गया तो फसल खराब। अधिक वर्षा से इसमें पौधे की जल जो है पूरा वो पूरा गल जाता है। आप देखेंगे पूरा फसल ही खत्म हो जाएगा। तो ये आप सुनते होंगे कि मक्का की खेती जहां हो रहा है, बारिश अधिक हो गई तो किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। शुगर केन की बात करते हैं, गन्ना, बिहार में ये भी होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, नकदी फसल है, यानी कि इससे तुरंत कमाई हो सकता है। चीनी, गुड़ वगैरह का निर्माण हो सकता है। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल में है। बिहार में इसलिए बहुत सारे चीनी मिल खोलने की घोषणा भी की जा रही है। उद्योग वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे कि पश्चिम चंपारण, गोपालगंज में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। उपज की भौगोलिक दिशा देखेंगे, दशाएं, उपोष्ण जलवायु का पौधा होगा। आर्द्र और उष्ण प्रकार की जलवायु उपयुक्त होगी। बोते समय जलवायु नम रहनी चाहिए। उगते समय बीच बीच में शुष्क और गर्म मौसम रहने की से ये मतलब मिठास जो आता है शुगर केन में वो बढ़ जाता है। फसल पकते समय तेज धूप आवश्यक है। उत्पादन क्षेत्र 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में फसल जो है 9 से 10 महीना में पक करके तैयार होगा। तो आम फसल से ये ज्यादा समय लेता है, लेकिन चूंकि नकदी फसल है तो आपको ये ज्यादा प्रॉफिट देता है। तापमान क्या है, अंकुरन के समय 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभ होगा, वृद्धि के लिए 21 से 28 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान फसल के लिए हानिकारक होगा, ज्यादा नहीं चाहिए टेम्परेचर। 15 डिग्री तापमान अगर देखा जाए तो इस पे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, और पाला यहाँ भी नहीं मक्के की तरह, ये हानिकारक होता है इसके लिए। चलिए अब इसको वर्षा कितना चाहिए, वर्षा जो है अत्यावश्यक होगा। फसल पकते ही शुष्क मौसम होना चाहिए। औसत वर्षा 125 से 165 डिग्री ठीक ठाक वर्षा है। जहां पर वर्षा कम होगी 2 से 8 बार सिंचाई, समझ रहे, 2 से 8 बार सिंचाई, बहुत खर्चा फिर लगता है। मिट्टी, गहरी उपजाऊ मिट्टी जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक, फास्फोरस इसके लिए बहुत जरूरी है। लावा की मिट्टी, कांप, दोमट जिसमें चिकनी मिट्टी भी हो, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। आर्द्रता रखने की अधिक क्षमता जिस भी मिट्टी में होगा। नाइट्रोजन तत्व होना चाहिए गेहूं के जैसे ही, तो ये यहाँ होता है। अच्छा, अब जूट, पटसन बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण में से एक आता है, 5 स्टार लगाइए, पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, जूट उत्पादक राज्य है, देश नहीं राज्य, सॉरी। तो ध्यान रखिएगा, जूट एक प्रमुख व्यापारिक और नकदी फसल होगा। मुख्य रूप से क्या होगा, पैकेजिंग सामग्री, बोरी, कट्टा जिसको दिल्ली वगैरह में बोलते हैं, कालीन, रस्सी, पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली वस्त्र और सजावटी सामान वगैरह तैयार करने के लिए होता है। इसकी भौगोलिक दशा देखेंगे, जलवायु और वर्षा के तौर पर उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर की भारी वर्षा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए। आदर्श स्थिति मृदा क्या होता है, नदियों द्वारा लाई गई जो भी जलोढ़ या खादर मिट्टी होगा वो इसके लिए बेस्ट कह सकते हैं, सुटेबल होता है, और उर्वरता इसका बना रहता है। प्रमुख जिले सबसे महत्वपूर्ण यही है। सीमांचल क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र कौन सा हो गया, वो भागलपुर हटाई दीजिए, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये वाला पूरा एरिया रख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे पूर्णिया बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। ये भी सीमांचल में आता है, मिथिला के हिस्से में, और ये सब सीमांचल में ही है, मिथिला में पड़ता है, मतलब गंगा के उत्तरी मैदान में, ठीक है। अब दलहन, पल्सेस की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे बिहार की कृषि प्रणाली में दलहन का विशेष महत्व निश्चित तौर पर होगा। शाकाहारी तो है ही,
लेकिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। फसल चक्र में शामिल होकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी प्राकृतिक रूप से ये बढ़ाने का काम करता है। रबी की फसलें देखेंगे, बिहार का दालों का अधिकांश उत्पादन रबी के मौसम सर्दियों में होता है, जिसमें चना, मसूर और मटर है। तीनों नाम ध्यान रखना है। खरीफ की दाल, दाल दोनों में होगा, रबी खरीफ दोनों में। तो खरीफ की दाल देखेंगे, मानसून के समय अरहर, जिसको तूर की दाल कहते हैं, मूंग और उड़द की खेती की जाएगी। उत्पादक क्षेत्र देखेंगे, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, कैमूर और रोहतास। ध्यान रखिएगा, ये पूरा एरिया जो है आपको कुछ यहाँ पर मगध वाला और कुछ भोजपुर का बेल्ट दिखेगा। टाल क्षेत्र, टाल जानते हैं ना, पटना से लखीसराय तक होता है ये। तो गंगा के दक्षिणी किनारे, एकदम गंगा नदी यहाँ बढ़ती है पटना से ऐसे करके लगभग लखीसराय, ये वाला हिस्सा जो है ये टाल एरिया होता है। तो एकदम पतला सा पट्टी कह सकते हैं, गंगा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। तो ये जलमग्न निम्न भूमि होता है। बिहार में दलहन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र यही है। बिहार का दलहन का कटोरा इस एरिया को कहा जाता है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर रबी दलहन, विशेष करके चना और मसूर की बुआई की जाती है। तो ये बहुत वहां पर फायदेमंद होता है और बहुत खेती की जाती है इसका। अब चलिए तिलहन की जरा चर्चा करते हैं। बिहार में तिलहन का उत्पादन राज्य की खाद्य तेल की मांग को पूरा करने के लिए इसमें किया जाएगा। व्यावसायिक तौर पर अगर देखा जाए, इसका उत्पादन अभी भी अन्य राज्य की तुलना में बिहार में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये लोकप्रिय हो रहा है। सरसों और राई आपको देखने को मिलेगा, सबसे प्रमुख तिलहन फसल बिहार के रूप में देखने को मिलेगा। तीसी और अलसी, तीसी ध्यान रखिएगा, तीसी या अलसी पूछा जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन स्रोत इसे माना जाता है। गया, औरंगाबाद और नवादा, ये ध्यान रखना है। इसमें भी पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय और पटना, ये सरसों के लिए या राई के लिए। और सूरजमुखी का ध्यान रखेंगे, तिलहनी फसल है जिसे रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में उगाया जा सकता है। तो क्या करना है, 5 स्टार रिवीजन करते हुए जितना टॉपिक कवर कर सकते हैं कर लीजिए। मखाना 5 स्टार लगा दीजिए। जीआई टैग दिया गया है मिथिला मखाना नाम से 2022 में। रॉयल फॉरेक्स कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशिष्ट और गौरवशाली कृषि उपज है। उत्तर बिहार में देखने को मिलेगा, खास करके दरभंगा में 80% मखाना का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। विश्व का लगभग 80 से 90% मखाना जो है भारत में, और भारत का 90% से अधिक मखाना कहाँ पर, बिहार में। और बिहार में कहाँ पर, 5-7 डिस्ट्रिक्ट, मिथिला वाला हिस्सा, सीमांचल का कुछ, पूर्णिया वगैरह, और नहीं तो दरभंगा में सबसे ज्यादा ये देखने को आपको मिलेगा। भौगोलिक दशा और उत्पादक क्षेत्र क्या होगा, ठहरे हुए पानी चाहिए, बिना जल का ये नहीं हो सकता। तालाब, झील, दलदली भूमि, ये सब आवश्यक होगा। मिथिलांचल कोसी क्षेत्र में होगा। डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको इसलिए पूरा बता दिया, पूरा मिथिला वाला क्षेत्र जो है आपको ये देखने को मिलेगा। सुपर फूड इसे कहा जाता है पिछले कुछ समय से, है ना। लश मुक्त जो होता है, इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। वसा ना के बराबर होगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ये काफी डिमांड में आ गया है। और 2022 में जैसा मैंने कहा कि मिथिला मखाना जो है, इस नाम से इसको जीआई टैग दिया गया था। किस यूनिवर्सिटी ने इसके लिए काम किया था, मैं पहले बता चुका हूं आपको। एक जगह मैंने बताया था, साबौर, कहां पर है, भागलपुर में। वहां पर एक विश्वविद्यालय है, कौन सी विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर, तो कृषि विश्वविद्यालय साबौर, भागलपुर, उसी ने ये पहल किया। उसके बाद इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका काफी मांग बढ़ गया और इसीलिए किसानों के लिए यह बेहतर होता हुआ भी जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन हम लोग किया करते हैं प्रत्येक दिन इसी टॉपिक पर। आप देखेंगे कि जब 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर आप जवाब जानते हैं तो आप पहले जवाब देते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते चल सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न चलते हैं सीधे। बिहार में प्रमुख रूप से, ध्यान देना, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रमुख रूप से कौन सी फसल खरीफ ऋतु में बोई जाती है। अभी क्यों कहा मैंने, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें रहता है। एक तो खरीफ, रबी, जायद फसल, इस पे बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है कि बोई और काटी जाती है, बुआई और कटाई। तो ये पुछल्ले शब्द पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करेंगे आप, गलत कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, खरीफ में बोई जाने की बात। मैंने क्या कहा था कि अगर खरीफ में तो बहुत सारी फसल है, लेकिन अगर मेन फसल, मुख्य अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो धान की बुआई जो है ना, वो खरीफ ऋतु में होता है। ठीक है, तो सी के साथ चलेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे और कहा था कि इसका अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से समय ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर देखेंगे सामान्यतः तो ये आपको जून जुलाई में बुआई होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगर कटाई पूछ दे आपका कि भाई कब आप इसको काटोगे, ये फसल कब तैयार हो जाएगा, तो ये सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है। ठीक है ना, ये टाइम कौन सा है, कटाई का, और ये टाइम कौन सा है, बुआई का।
क्लियर हो रहा है? एक चीज और पूछ सकता है आपसे, चलिए उसमें देख लेते हैं क्या रहता है। क्षेत्र, जैसा मैंने कहा था कि आपसे लोकेशन पूछ लेगा कि भाई धान की फसल सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार में होता है। तो मैंने आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था कि आपको एक रोहतास के साथ जाना है, दूसरा औरंगाबाद के साथ जाना है, और तीसरा कैमूर के साथ जाना है। ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है, किसी भी हाल में प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस यहां से रहता है। इतना चीज ध्यान रहेगा। मान के चलिए कि खरीफ ऋतु और धान पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर है ना? और बिहार में अगर देखेंगे तो तकरीबन 44% जो है वो धान की खेती होता है। तो एक आंकड़ा ये भी याद रखिएगा, बस काम बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ बिहार में धान उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रमुख है? जो भी मैंने बताया है, कौन सा है? रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। एक चीज इसमें और पूछ लिया जा सकता है। अब वो क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा हिस्सा है? अगर मैदान के हिसाब से दिया जाए तो दक्षिणी मैदान हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? तो ये दक्षिणी मैदान भी ध्यान रखना, क्योंकि गंगा नदी जो बिहार के बीचों बीच बह रही है, ये डिवाइड कर रही है। तो ये एरिया जो बिहार का हो गया, यहाँ पर कैमूर, यहाँ रोहतास, यहाँ औरंगाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट साथ में यहाँ लगता है। ठीक है, चलिए तीसरा, बिहार में गेहूं के, अब गेहूं की चर्चा है, उत्पादक जिलों में कौन सा समूह सही है? और इसी तरह से प्रश्न रहेगा, सेट बना दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट का और आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए, क्या वो दरभंगा मधुबनी? नहीं, ये मखाना वाले सेट में है। पूर्णिया अररिया भी अगर मखाना पे दो तो कर सकते हैं। गन्ना के लिए दे तो ये आप चल जाएंगे, गन्ना ये सेट सही है, कमोबेश ये वाला होगा। रोहतास, सिवान और भोजपुर गेहूं के उत्पादन के लिए ये जगह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जाना जाता है। और जब गेहूं की बात करेंगे तो ये रवि की फसल है, जैसे खरीफ धान था ना, तो ये रवि ऋतु में देखने को मिलेगा। और ठंडी जलवायु चाहिए इसके लिए, और उपजाऊ मिट्टी इस एरिया में मिलता है, इसीलिए डी विकल्प के साथ जाएंगे। ये सेट आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं। चौथा, निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार में मक्का उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं? अब देखिए, मक्का की अगर स्थिति को लेकर के बात करेंगे ना, तो मक्का एक ऐसा फसल हो जाता है जो देखा गया रबी में भी खरीफ में भी घूम फिर करके इसको चलाता जाता है। आजकल हाइब्रिड बीज वगैरह आने लगा है, इस लिहाज से भी समझिएगा। अगर एरिया की बात करें तो बिहार के कमोबेश पूरे क्षेत्र में, कुछ पठारी क्षेत्रों को छोड़ दे तो कमोबेश हर जगह मक्का की खेती देखने को मिलेगा आपको। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये सेट दिया गया है, तो इसी में से एक जवाब ढूंढना पड़ेगा भैया। है तो यहां पर अगर देखेंगे तो खगड़िया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, ये जो सी विकल्प आपका दिख रहा ये होगा। अब मक्का के लिए आप जानते हैं कि गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब होगा तब मक्का के लिए आप जाएंगे। बिहार में गन्ने, ध्यान रखिएगा, गन्ने की मुख्य खेती जो है मुख्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? यहां पर क्या पूछा गया क्षेत्र में? डिस्ट्रिक्ट और एरिया, दो चीज मैं बताता हूं क्षेत्र में आपको। यहां देखिए जरा, डिस्ट्रिक्ट है नहीं ना, डिस्ट्रिक्ट का सेट है ना, है, तो डिस्ट्रिक्ट वाला तो पूछा ही जा सकता है, एरिया भी पूछा जा सकता है, जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले ही बता दिया था कि इसमें दक्षिणी मैदान वगैरह करके पूछा जा सकता है, तो ये एरिया डिफाइन करने दे देगा। अब देखिए, गन्ने की खेती में मुख्यतः आप एरिया निकालिए। अगर यहां पर आपको ध्यान हो कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा तो उस क्षेत्र के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि गन्ने के लिए अगर कुछ मुख्य डिस्ट्रिक्ट मुझे निकालना पड़े तो मैं चंपारण के तरफ चलूंगा, जो खास करके पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण का एरिया जो है, ठीक है, इसके साथ आप नीचे थोड़ा उतरेंगे उस एरिया में मैप पर तो गोपालगंज जा सकते हैं। सारण सिवान के एरिया में भी देखने को मिलता है, खास करके सारण वाला एरिया है। तो कुल मिलाकर के चलिए, अगर ये दोनों भी आप निकाल लेते हैं तो इसके आधार पर एरिया आप निकालेंगे। चलिए, अब अगर पश्चिमी की बात करें, पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण बिहार के मैप में आप देखेंगे कि किस एरिया में पड़ता है। एक रफ बिहार का मैप निकाल लेते हैं हम लोग। अगर ये गंगा नदी है तो ये वाला पश्चिम चंपारण है ना, वेस्ट चंपारण एकदम उत्तर वाला हिस्सा है। तो अब यहां पर देखिए कौन सा हिस्सा होगा, एक तो निकल के आया उत्तरी, तो क्या उत्तर केवल है? नहीं है ना, थोड़ा और चलिए आगे। अब अगर इस मैप में देखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो
तो हम यहां पर पहुंच गए कि भाई नॉर्थ में बिहार में तो है, और नॉर्थ में किस एरिया में आता है, देखिए तो वेस्ट में आता है, ये वाला एंगल यहां जुड़ेगा ना, तो ये उत्तर पश्चिमी जिला हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, यहां पर आपसे कहा गया है गन्ना की खेती, तो गन्ना की खेती होगी तो इस एरिया में कौन सा उद्योग आपको देखने को मिलेगा? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। चीनी की प्रचुर मात्रा देखने को मिलेगा, गुड़, तो कुल मिलाकर के चीनी मिल की बात की जाएगी यहां पर, इंडस्ट्री के तौर पर देखें तो ये सब आपको अपने से ध्यान रखना है। ये कच्चा माल होता है, ठीक है, चीनी वगैरह गुड़ के लिए गन्ना, तो ये उत्तर पश्चिमी जिले। आगे बढ़ जाए, बिहार में जूट का, अब जूट की बात की गई है, 5 स्टार लगा दीजिए जूट को। प्रमुख उत्पादक जिला, डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया है कि जूट का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है। मैंने आपसे कहा था कि आपको सीमांचल वाले हिस्सा पे चलना पड़ेगा। अच्छा, एक गड़बड़ी क्या है कि इसमें तो खैर नहीं दिया है विकल्प, अगर भागलपुर रहता है और कटिहार रहता है तो अधिकांशतः बच्चे ये देखे जाते हैं कि जूट में फिर प्रमुख उत्पादक में भागलपुर या कटिहार को टिक लगा देते हैं। इसकी वजह है, आप जो ये गलती करते हैं, और मैंने 90% स्टूडेंट को देखा है टेस्ट सीरीज वगैरह में वो गलती करके आते हैं, इसकी एक वजह है। वजह क्या है? चूंकि भागलपुर की जो सिल्क है वो विश्व विख्यात है, और भागलपुर सिल्क वहां पर चूंकि ये रेशम मिलता है तो लोग सोचते हैं कि इस एरिया में ही जूट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में जूट होता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्योंकि अगर पूर्णिया देखेंगे तो पूर्णिया बिहार के मैप पर यहां दिखने को मिलेगा, भागलपुर यहां और कटिहार तो यहां देखने को मिलेगा, तो आसपास का क्षेत्र है, गंगा नदी डिवाइड कर रही है बस ये भी एकदम गंगा के करीब ही है दोनों, भागलपुर और कटिहार। तो कुल मिलाकर के देखने तो मिलेगा, लेकिन मुख्य उत्पादक के तौर पर देखेंगे तो वो फिर कौन सा आएगा? पूर्णिया। इसके अलावा कटिहार भी होगा, सीमांचल के क्षेत्र में चलेंगे तो अररिया भी देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए इसको। कटिहार हो ही गया, पूर्णिया की बात मैंने कर ही दिया। और अगर आप सीमांचल के क्षेत्र को थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो अगर बिहार के एकदम इस कोने पर चले जाएंगे तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किशनगंज, एकदम वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला है, बंगाल से टच होता हुआ किशनगंज। कुछ एरिया में सहरसा सुपौल का भी थोड़ा सा चर्चा हो सकता है, वो सेट पे डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट का सेट क्या दिया है। एक चीज और मैं देखा हूं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जूट का जो उत्पादन होगा तो किस तरह की जलवायु चाहिए, ध्यान रखिएगा, मौसम नहीं कहा गया है। मौसम क्या है? अल्पकालिक चीज होता है, ज्योग्राफी पढ़ा है ना आपने, जो हमारे इर्द गिर्द की चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, उसमें अगर अल्पकालिक बदलाव देखने को मिलेगा, बारिश हुआ, धूप हुआ, तो उसको क्या कहेंगे आप? मौसम कहेंगे। लेकिन जब क्लाइमेट की चर्चा आएगी, जलवायु की चर्चा आएगी, तो दीर्घकालिक समय का अध्ययन किया जाएगा कि पिछले 10 साल 15 साल में इस एरिया में किस तरह की स्थिति रह रहा है, और वैज्ञानिक अध्ययन करके फिर कहा जाएगा कि इस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है। तो जूट के लिए यहां पर आपसे जलवायु पूछा जाता है, और यह जलवायु जो होगा आपको दो चीज इसमें ध्यान रखना है कि पहला क्या होगा? गर्म, और दूसरा क्या होगा? ध्यान से सोचिए, इसी के इर्द गिर्द चीजें होगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना, आर्द्र, एक ही चीज था। अच्छा, एक चीज आपसे पूछा जाएगा कि इसके साथ मान लेते हैं ये दे देता है, तो क्या इसके साथ वर्षा की आवश्यकता है? अब यहां कंफ्यूज होते हैं लोग, बहुत लोग गलती कर लेते हैं। देखिए, गर्म जैसे देखते हैं उन्हें लगता है वर्षा की क्या आवश्यकता है। जूट की फसल की बात की गई है, जूट की फसल में ना सिर्फ वर्षा की आवश्यकता है बल्कि पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होता है, ठीक ठाक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जूट से संबंधित कोई प्रश्न आप गलत नहीं करके आएंगे। आगे, बिहार का दलहन का कटोरा पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाइए। पहले भी पीवाईक्यू देखेंगे तो कई बार पूछा गया है, ये किस क्षेत्र को कहा जाता है, एरिया पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया है। और मैंने आपको साथियों बताया था, अगर बिहार के मैप पर ये गंगा नदी बह रही है तो मैंने कहा था कि भाई पटना यहां है और लखीसराय वाला एरिया ये पड़ता है, तो कुल मिलाकर के इस गंगा नदी के दक्षिणी हिस्से में पटना से जो लखीसराय वाला एरिया है, छोटा सा पट्टी जो बनता है, इसको बोलते हैं टाल क्षेत्र, ठीक है। तो दक्षिणी हिस्सा में बनेगा, निम्न होगा, ये एरिया क्या है? देखिए, टाल क्षेत्र बना तो एरिया क्या है? ये एरिया निम्न क्षेत्र हो गया ना यहां का, दूसरे कलर से देखिए, ये क्या हो गया?
लो लैंड जिसको कहते हैं, बिहार में बहुत एरिया में उसको बोलते हैं चौर बोलते हैं, है ना। चौर भी लो लैंड ही होता है। पानी मतलब बाढ़ आई तो बाढ़ के पानी चली गई, लेकिन बहुत सारा पानी वहां रह जाता है, तो वो जलमग्न क्षेत्र हो जाता है। तो ये निम्न क्षेत्र तो होगा ही, और ये जलमग्न भी होगा, क्योंकि गंगा नदी ये बह रही है ना, ये गंगा नदी है ये, तो गंगा नदी के ठीक दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलेगा। बाढ़ का पानी उतरने के बाद बड़े पैमाने पर यहां पर दलहन की खेती होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय रबी दलहन की खेती होगी, क्योंकि दलहन जो है खरीफ के समय भी होगा। तो अब यहां एक प्रश्न आ गया, देखिए खुद से कैसे प्रश्न बनता है, रिवीजन कैसे होता है, कि भाई हमने कहा कि इस एरिया को टाल क्षेत्र को, टाल क्षेत्र किधर है, हाँ डी में है, तो सही जवाब हो गया टाल क्षेत्र। ओके, अब यहां पर आया कि दलहन का कटोरा कहते हैं पटना से लखीसराय वाले इस छोटे से पतले से पट्टी को, बेल्ट को रबी दलहन इस समय देखने को मिलता है। प्रश्न आएगा कि रबी दलहन कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था चना क्या होता है, बताइए, रबी दलहन होता है। एक और लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, ये सब पूछा जाता है। मसूर, ये भी रबी दलहन होता है। एक बार तो दाल पे बहुत अच्छा प्रश्न यूपीएससी में पूछ दिया था और बहुत बच्चे गलत करके आए। मैं अपने जब घर गया और मैंने अपनी माँ से पूछा उसी प्रश्न को जो यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में, मेरी माँ उसका सही जवाब दे दी, क्योंकि वो प्रश्न दाल पे था और गृहस्थनी इस सब चीज़ों को जानती हैं। बहुत सारे बच्चे उलझ गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत प्रश्न पूछता नहीं है, बहुत व्यवहारिक प्रश्न पूछ दिया था। तो ध्यान रखिएगा, डी विकल्प ताल क्षेत्र, इस तरह के प्रश्न आते हैं। या ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है। मखाना, अब देखिए मखाना इतना ज्यादा चर्चा में रहा है ना, इतना ज्यादा चर्चा में पिछले कुछ साल में रहा है कि बीपीएससी कहीं विवश ना हो जाए इस पे प्रश्न बनाने के लिए। सबसे पहली तो बात, अगर मखाना का आया तो आपसे पूछा गया किस प्रकार की फसल है, और उसमें कुछ विकल्प दिए हैं कि शुष्क भूमि की फसल है, जलीय नगदी फसल है, पर्वतीय फसल है, मरुस्थलीय फसल है। यानी कि कहां मखाना की खेती होगी, क्या वो मरुस्थल में होगा, हो ही नहीं सकता। क्या पर्वतीय क्षेत्र में होगा, शुष्क भूमि में होगा, नहीं। मखाना के लिए आवश्यक शर्त है कि पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए, यानी कि ये एक लेवल तक जल चाहिए होगा तभी होगा। और ये नकदी फसल है, तो जलीय नकदी फसल है, कमाई इससे कर सकते हैं बड़ी अच्छी। और इसका जो जीआई टैग दिया गया है इसको, उसका नाम क्या, किस नाम से आया है, नाम लिख लीजिए, मिथिला मखाना। चूंकि इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ, पहले बिहार सरकार ने एग्रीकल्चर मंत्रालय को जो भेजा था उसमें मिथिला मखाना नहीं, उसमें क्या था, बिहार मखाना। विवाद हुआ तो बाद में फिर इसको चेंज किया गया मिथिला मखाना से। जीआई टैग इसको मिला था कब, नोट कीजिए, 2022 में। एक चीज और पूछा जा सकता है कि किस यूनिवर्सिटी के जरिए काम किया गया था ताकि इसको जीआई टैग मिल सके। आपको मैं बार बार कहा हूं कि एक एरिया ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है, बहुत चर्चा में यह क्षेत्र रहा है। सबौर कहां पर पड़ता है, भागलपुर, जहां का सिल्क फेमस है, रेशम। तो ये जो सबौर का एरिया है, यहां पर एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। ठीक है, यही यूनिवर्सिटी प्रयास की और मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग 2022 में इसको दिया गया था। विशेष रूप से अगर देखा जाए, जलीय नगदी फसल है, सही है। क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो जल की प्रचुर मात्रा किधर देखने को मिलेगा, अगर ये गंगा नदी है, ये उत्तरी मैदान है, तो उत्तरी मैदान में आपको ज्यादा जल रहता है। बहुत सारी नदियां हैं ना हिमालय से उधर नेपाल से आने वाली, तो यहां इस हिस्सा को फिर बोलते हैं मिथिला या मिथिलांचल, है ना। ये सब नोट करके रखिए। इसके अलावा आपसे सीमांचल भी दे सकता है, क्योंकि मखाना का जो एक बोर्ड स्थापित किया गया है, अभी विधानसभा चुनाव था उससे ठीक पहले हुआ है पूर्णिया में। पूर्णिया सीमांचल का हिस्सा होता है, मतलब मिथिला का ही है, सीमांचल पार्ट में कह सकते पड़ता है। तो ये तमाम फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। जल की जरूरत है, मिथिला के क्षेत्र में होता है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो बता देंगे 2-4 डिस्ट्रिक्ट, यहां लिख दूं, लिख ही देता हूं, कहीं आप लोग भूल जाएं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, दरभंगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, दुनिया का तकरीबन 80% मखाना
भारत में उत्पादन होता है। और भारत का तकरीबन 90-95% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। और बिहार का 100% मखाना का उत्पादन मिथिला में होता है। और मिथिला के अगर देखा जाए तकरीबन 90% मखाना का उत्पादन कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में, 7-8 डिस्ट्रिक्ट में होता है। दरभंगा उसमें सबसे प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा में अगर मिथिला में भी देखा जाए तो तकरीबन 80% मखाना का उत्पादन अकेले दरभंगा में होता है। बाकी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जोड़ते चलिए आप, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, थोड़ा हिस्सा कटिहार, पूर्णिया, ये पूरा हिस्सा जो बेल्ट देखेंगे यहाँ पर मखाना की खेती की जाएगी। तो जो हिस्सा आपको जल वाला दिख रहा है वहां, लेकिन दरभंगा इसके केंद्र में रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ क्षेत्र में हो सकता है कि मिथिला, मिथिलांचल, सीमांचल पूछा जाए। एक क्षेत्र और मैंने एक बार देखा है कि आया है, वो है कोशी क्षेत्र। एक ही बात हुआ, कोशी क्षेत्र कहेंगे तो ये जो पूर्णिया वाला हिस्सा है ना, जो मैंने कहा कि भाई अररिया, सहरसा, ये वाला हिस्सा, तो वो कोशी बेल्ट होता है। कोसी नदी के इर्द गिर्द पानी रहता है, वहां पर वही होता है। ठीक है, भूमि पूछा जा सकता है, क्या तालाब में खेती होगा इसका? होगा, पानी चाहिए ना। झील में खेती होगा? होगा। एक चीज और, चलिए पूछते हैं आपसे, क्या दलदली क्षेत्र में होगा इसकी खेती? बताइए तो, कोई ऐसा एरिया है जहां पर दलदली जल है? तालाब उलाब तो समझ में आ गया, क्या दलदली क्षेत्र में होगा? दलदली जल में होगा, इसकी खेती होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है साथियों। मखाना सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है इस बार, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों से जोड़ करके देखिएगा। सुपर फूड इसको कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। जितने फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको बता दिया है, पहले भी पढ़ाया है और यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बता दिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से करके जाएं। यहाँ पर मैंने बता ही दिया, मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग किस वर्ष मिला था, बता दिया मैंने, 2022, सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर के मदद से। मुझे और कुछ बताने की यहाँ तो जरूरत नहीं है ना। मतलब जीआई टैग क्या होता है, ऐसे सोचिए ना, भौगोलिक संकेतक, तो भैया क्या होगा? किसी भी चीज का क्षेत्रीय पहचान न हुआ। हम कह रहे हैं कि भाई मखाना, तो हमने क्या कहा? मिथिला मखाना। तो आप कह रहे भैया मिथिला के क्षेत्र में होता है? बनारसी साड़ी तो बनारस, भागलपुर का सिल्क, मगही पान तो मगध में। समझ रहे हैं? यानी कि उस क्षेत्र विशेष की पहचान वहां से जुड़ जाती है। तो वहां के जो उद्योग धंधा वाले लोग हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, जो भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए उस कार्य से, उनको फिर एक विशेष पहचान मिलता है और उनको इसका आर्थिक लाभ भी मिलता है। जलीय नगदी फसल के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न, बिहार में तीसी या अलसी बहुत फेमस है। बिहार में तिलसी बहुत टेस्टी होता है खाने में, 5 स्टार लगा दीजिए। ऐसे प्रश्न जो एकदम टॉपिक चर्चा में नहीं रहता है, कई बार वही पूछ दिया जाता है। तीसी या अलसी का उत्पादन मुख्यतः किन जिलों में होता है? आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, सेट दिया गया है ना। अच्छा, पहला ही सही है इसका, क्योंकि अगर दक्षिण के हिस्सा में जाएंगे बिहार में, एकदम सुदूर दक्षिण में, झारखंड से टच करता हुआ एरिया, छोटा नागपुर के पठार, तो ये वाला हिस्सा आएगा, गया, औरंगाबाद, नवादा। बिहार का ये मैप देखिए, गंगा नदी घुमा दिया हमने, ये वाला हिस्सा आइए, गया जी, और क्या भाई, औरंगाबाद, नवादा, ये वाला जो बेल्ट है, चूंकि यहां से झारखंड की शुरुआत, समझ रहे हैं ना। तो इस क्षेत्र में, इस बेल्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहां पर कुछ और प्रश्न हो सकते हैं। एक तो भाई दक्षिणी बिहार में होगा, दक्षिणी जिलों में, जिला का नाम मैंने मेन बता दिया। और इसमें क्या होता है, अलसी अपने तेल और ओमेगा 3 वशीय अम्ल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी इसमें पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर जिस तरह से केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे ना बीपीएससी में, हाथ पांव फुला दिया था कैंडिडेट का। तो इसीलिए जहां जहां अब तो मैं पढ़ाते हुए जिधर जिधर केमिस्ट्री का कुछ हो सकता है, मैं अपने हिस्से से बताते चलता हूं कि कुछ भी हो जाए तो आपको पता हो, गलत आप ना करें। ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा फसल वगैरह पर पूछा जाए, जितना मैंने आपको पढ़ाया बस उतना करके जाइए एक बार, और फिर टेस्ट सीरीज लगाइए, देखेंगे आपके मोर देन 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, बचेगा नहीं कुछ। फिर भी कुछ बचता है तो टेस्ट सीरीज वगैरह से काम चल जाएगा, कुछ करंट पढ़ लेना है। ठीक है, तो लेक्चर दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए और संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छे से टेस्ट आप देते रहें, ताकि जब भी अब एग्जाम हो, बढ़ा है लेकिन सितंबर तक एग्जाम हो जाने के चांसेस हैं, तो आराम नहीं करना है, आराम हराम है, और अच्छे से करते रहिए। बाकी स्वतंत्रता दिवस बस कल ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।